महाबंदुला वाज द ग्रेट जनरल ऑफ। महाबंदुला कहाँ के ग्रेट जनरल थे? ये मराठा के जनरल थे, सिख्स के जनरल थे, नेपाल वालों के थे या बर्मा वालों के थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मगर दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में जानते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि जो जनरल महाबंदुला थे ये कमांडर इन चीफ हुआ करते थे रॉयल बर्मीज़ आर्मी की, और इनका टाइम पीरियड था 1821 से लेकर के 1825 तक। 1825 में इनकी डेथ हो जाती है जब एंग्लो बर्मीज़ की वार हो रही थी तब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस कब बनाई गई थी? ऑप्शंस हैं आपके सामने 1924, 25, 26 या 27 को। तो इन सब ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। अब चलिए थोड़ी सी डिटेल जानते हैं इसके बारे में। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस थी जो इसे बनाया गया था साल 1927 में। बाद में इसको रजिस्टर्ड किया गया 1930 में अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था साल 1850 वाले पे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी वीमेंस की बेटरमेंट के लिए और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। इसको बनाया था मार्गरेट कजन्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति निर्णयाम एक वर्क है, ये किसका है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, श्री नारायण गुरु का, या फिर सी केसवान का, या फिर नटराजा गुरु का, या फिर टी के माधवन का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वो हमारा ए है। और चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्रिटिक जो जाति के ऊपर की गई थी श्री नारायण गुरु के द्वारा, बाद में इसी किताब को बाद में ट्रांसलेट किया गया था मुनि नारायण प्रसाद जी के द्वारा साल 1914 में। और ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है जाति की कास्टिज्म के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से उपनिषद से ये वर्ड्स लिए गए हैं? वर्ड्स हैं सत्य में विजय थे, जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कुछ, जैसे ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, मंडाका उपनिषद से इसको लिए गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आपने क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल एसोसिएट थे किस केस के साथ? कुछ नीचे केस दिए गए हैं, इन केस में से आपको बताना है कि कौन से केस के साथ इनका लिंक था। अलीपुर बॉम्ब केस में, कानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ककोरी बॉम्ब केस में, या फिर मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जाननी चाहिए हमको, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ककोरी केस या ककोरी कॉन्स्पिरेंसी या ट्रेन रॉबरी नाम से इसको जाना जाता है। ये ट्रेन रॉबरी करी गई थी ककोरी में। ककोरी एक्चुअली में लखनऊ के पास में है, और 9 अगस्त 1925 को ये जो इंसिडेंट था ये वाक़ा पेश हुआ था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया था उस टाइम पे जब इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। इस केस की जिम्मेदारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पे आई थी, और ये रॉबरी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने की थी, जो कि HRA के मेंबर्स थे। बाद में इस HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? साल 1919 में, 25 में, 1927 में या 30 में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। तो चलो थोड़ा सा इसके डिटेल में जानते हैं। एक्चुअली में इस कानून को 1919 में पास किया गया था। इसे राउलेट एक्ट बोलते हैं या कभी कभी ब्लैक एक्ट बोलते हैं। ये लेजिस्लेटिव एक्ट था जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। 10 मार्च 1919 को इसे पास किया गया था। ये एक एमरजेंसी मीजर्स की तरह यूज़ किया गया, ताकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे हिंदुस्तानियों को अरेस्ट किया जाता था और विदाउट ट्रायल, विदाउट किसी जुडिशल रिव्यू के उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। अगला क्वेश्चन था, इंडिया अटेंड डोमिनेंट स्टेटस ऑन। तो इंडिया को अपना डोमेन का स्टेटस कब मिला था? 15 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 1950 15 अगस्त, या 15 अक्टूबर 1947? तो इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 15 अगस्त 1947 को। अब इंडिया को एक्चुअली में इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और ये माउंट बैटन प्लान के थ्रू हुआ था। उसी दिन 2 देश आज़ाद हुए थे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ादी मिलती है और दूसरा इंडिया को 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? BR अम्बेडकर, C राजागोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर S राधाकृष्ण? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, C राजागोपालाचार्य।
सी राजागोपालाचार्य बनते हैं हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के। अगला क्वेश्चन है कि आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम पास्ड रेजोल्यूशन स्वराज बाइकआउट एंड नेशनल एजुकेशन इट्स एनुअल सेशन हेल्ड एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो पहली बार स्वराज के लिए, बाइकआउट के लिए और नेशनल एजुकेशन के लिए जो एनुअल सेशन में रेजोल्यूशन पास किया था, वो एनुअल सेशन कहाँ हुई थी और कब हुई थी? कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने, मगर जो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कलकत्ता में, और कलकत्ता का रेजोल्यूशन था साल 1906 वाला। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग इस पे। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन विच वॉज प्रैक्टिकली रिपीटेड द अगस्त ऑफर 1940 विजिटेड इंडिया। वो कौन सा साल था जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया, जिसने लगभग 1940 वाले अगस्त ऑफर की चीज़ों को ही रिपीट किया था? तो ऑप्शंस में से बी जो है वो हमारा सही जवाब है। नारायण गुरु ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है आत्मोपदेशा शतकम। इस किताब को कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल में, मलयालम में, संस्कृत में या हिंदी में? तो इसका सही जवाब है मलयालम में से लिखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हिंदूज ऑफ मद्रास स्टार्टेड इन 1868 एज अ वीकली बिकेम अ डेली इन। तो ये पहले वीकली हुआ करती थी, इसको डेली कब शुरू कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, साल 1889 में। मद्रास में द हिंदू जो है उसको स्टार्ट किया गया था पहले वीकली साल 1868 में, बट बाद में विच बिकम ट्राई वीकली इन 1883 में, और फिर डेली हो जाता है वो 1889 में, उसे डेली बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर बर्मा सेपरेटेड। वो कौन सा साल था जब बर्मा को सेपरेट किया गया था इंडिया से? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1937। अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए, द ब्रिटिश ने सेपरेट किया था बर्मा प्रोविंस को इंडिया से, यानी ब्रिटिश इंडिया से साल 1937 में, और उन्हें क्या एक कॉलोनी बना दिया, ग्रांटेड द कॉलोनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कॉलिंग फॉर अ फुली इलेक्टेड असेंबली। उन्हें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया ताकि वो अपने एक नई असेंबली बना पाए, विद मैनी पावर्स गिवन टू बर्मीज, और उन्हें बहुत सारी पावर्स भी दी गई। बट दिस प्रूव टू बी अ डिसाइसिव इशू एज सम बर्मीज, सब कुछ लोगों को ये लगता था कि दिस वाज अ पॉली टू एक्सक्लूड, के इंडिया में जो भी फर्दर रिफॉर्म्स होने वाली हैं उन रिफॉर्म्स से बाहर निकाल दिया गया बर्मा के लोगों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो फिल्म मंगल पांडे है उसे रिलीज़ किया गया था अगस्त 2005 में, ये किस इशू पे मूवी बनी है? जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ाइट जो थी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के, या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे, या इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन पे? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो। तो अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मंगल पांडे द राइजिंग, तो जिसे मंगल पांडे की स्टोरी पे बनाया गया था, एक्चुअली में 2005 में ये बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म थी जो रिलीज़ हुई थी, और ये इंडियन सोल्जर जो थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, और ये टॉपिक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन हमारा, एज पर द एक्ट 1853 गवर्नर जनरल काउंसिल्स वाज इनलार्ज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उसे इनलार्ज किया गया था, लेकिन किस मकसद की वजह से? उसका मकसद क्या था? डिफेंस, लेजिस्लेशन, सिक्योरिटी या फाइनेंस? तो इसका था लेजिस्लेशन। कह रहा है कि इस एक्ट के हिसाब से गवर्नर जनरल की काउंसिल को इनलार्ज किया गया था लेजिस्लेशन के पर्पस की वजह से। ये किसकी स्टेटमेंट है कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब इंडिया को आज़ादी मिली और एक नया जीवन मिला? तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, मगर दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी 14-15 अगस्त की रात को, मिडनाइट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर। बताना आपको ये है कि इसका हेड कौन था, या ये कमेटी किसके नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जैसे कि डायर, इरविन, हंटर या साइमन। तो इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हंटर कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है, फेमस है इस नाम से। ये कमेटी बनाई गई थी 14 अक्टूबर 1919 को, जब एक ऑर्डर पास किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, जिनका नाम था एडविन मोंटैगू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि कमेटी बनाएंगे, जो हादसा हुआ था पंजाब में, जो उस टाइम पे जलियांवाला बाग का मैसकर हुआ था, उसके बारे में इंक्वायरी करेगी, और इस कमेटी के हेड जो थे वो थे हंटर, तो इसीलिए इसका नाम हंटर कमीशन हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके बराबर कहा जाता है? जो वर्ल्ड में कुछ फेमस लोग हैं इनके नाम है, तो आपने बताना है कि किसके बराबर कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बिस्मार्क के इक्विवेलेंट इन्हें कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिस्मार्क ने
36 स्टेट्स को जोड़ करके यूनिफाई करके एक जर्मनी की यूनिफिकेशन करी थी। और इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के 565 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा अपनी डिप्लोमेसी से और इंडिया की पॉलिटिकल इंटीग्रिटी करी। और वहीं पे इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन पिट्स एक्ट के बारे में है कि पिट्स एक्ट जो था उसने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके अंडरली डायरेक्टली काम करने को कहा था पिट्स एक्ट के बाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तो पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। जब पिट्स एक्ट आया था साल 1984 को, ठीक है, तो एक्चुअली में इसने शॉर्ट कमिंग जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, वो सारी कमियों को पूरा किया। और इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब वो रूल करेगी इंडिया में, लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अधीन होकर के। अगला क्वेश्चन था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक डिटेल डिस्कशन करी थी जब वो पार्टीशन करने जा रहे थे इंडिया की। ये डिस्कशन उन्होंने इनमें से कौन सी लीडर के साथ करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या इन सब के साथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन करने से पहले इन सब के साथ इस इशू पे डिस्कस करी थी। हु इज़ कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? हु इज़ कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? दयानंद सरस्वती, रामकृष्णा, राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद। ये कुछ ऑप्शंस हैं और इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, रामकृष्णा। रामकृष्णा को ही प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया कहा जाता है और इनको परमहंसा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में है। क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की किस पोस्ट पे थे? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कमांडर इन चीफ या फिर फील्ड मार्शल? तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वो सी है कि वो कमांडर इन चीफ थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से करी थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद से, कलकत्ता से या फिर कराची से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज एडवोकेटेड ऑफ द फेमस INA ट्रायल्स? इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हो रहे थे उनमें जो सबसे फेमस एडवोकेट कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बुल्ला भाई देसाई जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडवोकेट थे। और ये जो बनाया गया था ये ट्रायल के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, डिफेंस कमेटी, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था साल 1945। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी जी के रिलेटेड कि हु सैड महात्मा गांधी दैट ही इज़ अ हाफ नेक्ड फकीर? हाफ नेक्ड फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? ऑप्शन है आपके सामने और इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, विंस्टन चर्चिल। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर कहा था।